वेलकम बच्चों। मैं हूं निवेदिता और हम कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम बेसिकली देखने वाले हैं सीड, फ्रूट और उसके टाइप, यही देखने वाले हैं। ठीक है, छोटा मोटा चीज़ बचा हुआ है वो देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर बिल्कुल ही अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा। फिर शायद एक और क्लास लेनी पड़े जिसमें हम जो बाकी की एनसीईआरटी रीडिंग है वो कंप्लीट करें और बस फिर तो चैप्टर कंप्लीट। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करें। अगर बात करती हूँ मैं, अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो क्या देखा हमने? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देख लिया, फर्टिलाइजेशन देख लिया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी देख लिया, जिसमें देखा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सब कुछ देख लिया है हमने। देखा है मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो, डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो, ग्रास फैमिली का एम्ब्रियो, ये सबका स्ट्रक्चर भी हमने डिटेल में कर लिया है। अब हम शुरू करने वाले हैं सीड। सीड कैसा होता है, ठीक है? एक मिनट जरा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीड। चलिए शुरू करें, आ जाइए। यहाँ तक हमने देख लिया बिल्कुल अच्छे से, क्लियरली, बिल्कुल ही डिटेल में। ठीक है, चलिए शीट शुरू करते हैं। आइए, यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं सीड। सीड क्या होता है? बीज, है ना, जिससे आगे चल के एक नया पौधा लगता है, उसे हम कहते हैं सीड। देखा है हमने, है ना, टफ सा होता है। बहुत तरह के सीड देखे हमने। कुछ सीड को ऐसे ही खाते हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड खाते हैं, ये क्यूकम्बर का सीड खाते हैं, कहते भी हैं डॉक्टर्स भी। सनफ्लावर सीड खाते हैं। बहुत सारी सीड से ऑयल बनता है ना, बहुत ज़रूरी है कि नहीं? तो इसे कहते हैं हम लोग, मतलब ये जो है ना, इसको जो जो मेन प्रोडक्ट जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म में करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? सीड के लिए करवा रहे हैं ना, कि सीड बनेगा आगे जाके, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। फाइनल, है ना, फाइनल प्रोडक्ट, है कि नहीं? फाइनल यही बनता है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल reproduction in angiosperm, ja, angiosperm। ठीक है, चलिए, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, ठीक है, कर लिया। ये क्या होता है? सीड को ना और कहते हैं कुछ, सीड को क्या कहते हैं? फर्टिलाइज्ड। अब देखो, जिस ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसी को कहते हैं ना सीड, मतलब उसी में से आगे जाके सीड बनता है, तो इसको कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं इसको। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, और इसी को कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल? देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि जो ओवरी, जो ओव्यूल की जो कवरिंग है, कौन सी कवरिंग? इंटेग्यूमेंट्स जो हैं, है ना, है ना, इंटेग्यूमेंट्स जो है वो आगे जाके क्या बनाते हैं? सीड कोट का फॉर्मेशन कराते हैं। बताया था ना, वो टफ जो होता है। जरूरी नहीं है कि इंटेग्यूमेंट हमेशा दो, क्योंकि हम लोग हमेशा हर जगह पे अभी दो दो पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बताया था? सिंगल भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो सीड कोट भी एक हो सकता है, दो भी हो सकता। ठीक है, जितने इंटेग्यूमेंट उतने सीड कोट। ठीक है, तो देखो, सीड कोट में बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा? वही एम्ब्रियो ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर सीड की बात करते हैं हम लोग कि सीड में क्या प्रेजेंट होगा, तो सीड कोट प्रेजेंट होगा। सीड कोट किससे बनता है? इंटेग्यूमेंट्स से बनता है। इसमें भी एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा सीड में,
एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होगा, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग कि कॉटिलेडन्स कैसे होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सब एक साथ अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब कॉटिलेडन्स के बारे में देखो ज़रा, कॉटिलेडन्स क्या होता है, कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं ना सीड में, डायग्राम देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। इस तरह का होता है, ग्राम का अगर सीड हम लोग बनाएं, इस तरह का, चना, चना की बात कर रही हूँ मैं, एक ऐसा होता है, और यहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा और अच्छा होता है, नो नो ऐसा भी नहीं होता है यार, ऐसा नहीं होता ना। यहाँ पे एक पोर होता है, मैं सब बताऊंगी कौन सा क्या है, समझ लो कि ये ग्राम का सीड है, ठीक है, ये ग्राम का सीड है, ये पोर इसको कहते हैं माइक्रोपाइलर, सब बताऊंगी आगे, ठीक है, माइक्रोपाइलर अभी समझ लो, और ये है हाइलम, ठीक है। मैंने बताया था हाइलम ही आगे जाके स्कार का फॉर्मेशन करता है सीड पे, स्कार टिश्यू बनाता है हाइलम, दिख रहा है ना, हाइलम दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है। और देखो इसी को अगर हम लोग खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह का, इसी ग्राम को अगर खोल देंगे तो ये इस तरह का दिखता है, दो कॉटिलेडन्स दिखते हैं इसके, तो ये क्या है, कॉटिलेडन्स है ना, कॉटिलेडन्स, ये ठीक है, कॉटिलेडन्स, ओके। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, बेसिकली थिक होते हैं, मोनो डाइकोट की बात अगर करें तो, और स्वॉलन होते हैं, ठीक है, स्वॉलन होते हैं, थिक होते हैं, फूड स्टोर करते हैं, ठीक है ना, क्यों होते हैं, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ, इनका काम ही है ना, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। अगर हम सीड की बात करें, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि सीड कैसा हो सकता है, सीड की अगर हम बात करें ऐसे तो सीड कैसा हो सकता है, एल्ब्यूमिनस हो सकता है, एल्ब्यूमिनस मतलब कि इसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ हो, और नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकता है कि मतलब कोई भी बचा हुआ एंडोस्पर्म ना हो, है ना, इसमें क्या हो, एंडोस्पर्म रिमेन्स, है ना, एंडोस्पर्म रिमेन्स, और एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, नो रिमेनिंग एंडोस्पर्म, और नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, नो रिमेनिंग एंडोस्पर्म। क्लियर बिल्कुल यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते, हमने बात की कि हाँ सीड में एल्ब्यूमिन एंडोस्पर्म बचा हो सकता है किसी किसी केस में, कुछ ऐसे केसेस आते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें एल्ब्यूमिनस नहीं, न्यूसेलस ही बचा हुआ रह जाए। सोचो न्यूसेलस कहाँ पे था, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करने में वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, अब तो यहाँ पे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए आ गया है, न्यूसेलस यहाँ तक सीड में बचा हुआ रह गया, सोचो, है ना। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देते हैं, कुछ ऐसे कहाँ लिखूं भाई, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलिए, आ जाइए। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, न्यूसेलस बचा रह जाता है, न्यूसेलस परसिस्ट, न्यूसेलस क्या बोलते हैं, परसिस्ट, ठीक है, न्यूसेलस परसिस्ट या फिर न्यूसेलस रिमेन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सम सीड्स में न्यूसेलस परसिस्ट होता है, मतलब कि रुको रुको पूरा लिख देती हूँ,
सम सीड्स में क्या होता है, न्यूसेलस परसिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, जिस सीड में न्यूसेलस प्रेजेंट होता है उस न्यूसेलस को बोलते हैं हम लोग पेरिस्पर्म। ठीक है, याद रखना है। इनका एग्जाम्पल है हमारे पास ब्लैक पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर जो इसमें हम लोग खाते भी न्यूसेलस ही हैं, और बीट रूट, इसमें भी न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। ये सीड्स लिखा है। ठीक है, ठीक है, न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी इंटेग्यूमेंट मैंने आपको बताया कि वो हार्ड होके आगे जाके सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमें पता चल गया इंटेग्यूमेंट के बारे में। अब देखो माइक्रोपाइलर मैंने आपको दिखाया, माइक्रोपाइल दिखाया मैंने आपको सीड पे, यहाँ देखिए मैंने माइक्रोपाइल दिखाया है, पाइलर नहीं भाई, माइक्रोपाइल दिखाया मैंने, ये वाला ऊपर वाला, ये छेद है, पोर सा स्ट्रक्चर होता है, एक पोर होता है ये। ठीक है, मैं बताती हूँ इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये पोर होता है। ठीक है, देखो माइक्रोपाइलर का क्या फंक्शन है, या फिर उधर ही लिख दो क्या, यहाँ पे देखो, ये माइक्रोपाइल का फंक्शन देखो, माइक्रोपाइल है क्या, ये स्मॉल पोर है। ठीक है, छोटा सा छेद जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको ये किस चीज में यूज होता है, मतलब ये ना सीड में अंदर वाटर या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, मतलब अंदर बाहर करने के लिए। ठीक है ना, ऑक्सीजन, एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेट हो रहा हो तो उसको वाटर की जरूरत होती है। जरूरत किसके लिए होता है, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ तक छोटी छोटी बातें अब बच्ची हैं बस। ठीक है, चलिए चलिए, सीड क्या होता है, आप देखो सीड जर्मिनेट हो, सीड मैच्योर होगा तो जर्मिनेट होगा, बट कुछ कंडीशन में बाई चांस मतलब हुआ कि सीड मैच्योर मतलब जर्मिनेट ना हो पाए, नहीं हो पाया सीड जर्मिनेट, तो क्या होगा, तो सीड में आ जाएगी डॉर्मेंसी, आ जाएगी सीड में। ठीक है, तो जर्मिनेट तो वो क्या होता है ना, ड्राई हो जाएगा सीड, उसका वाटर कंटेंट बिल्कुल ही कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डॉर्मेंसी। वहां पे ना सीड में मतलब सीड को क्या चाहिए, अपना फेवरेबल कंडीशन चाहिए, है ना, सीड को भी तो अपना फेवरेबल कंडीशन चाहिए ना, उसको प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, जिसकी वजह से वो कर सके अपना जर्मिनेशन, है कि नहीं। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है, कुछ सीड्स होते हैं जिनका वाटर लेवल बिल्कुल ही कम हो जाता है, वो ड्राई हो जाते हैं, तो वो फेवरेबल कंडीशन आने के बाद भी मैच्योर जर्मिनेट ना कर पाए, नहीं कर पाते, तो उस तरह के सीड को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सीड अपने डॉर्मेंसी स्टेज में चला गया है, डोमेंट सीड हो गया है ये मैं लिख के बताती हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर होगा। कुछ सीड क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक है ना, जब कुछ सीड मैच्योर होते हैं तो उनका वाटर लेवल जो है ना, वो वाटर कंटेंट जो है उनका, वाटर कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है,
वाटर कंटेंट उनका रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने के बाद क्या होता है, सीड बिल्कुल ड्राई हो गया। वाटर कंटेंट रिड्यूस कितना हो गया, जिसमें सिर्फ 10 से 15% पानी बचा रहा, 10 से 15% मॉइस्चर रिमेन, ठीक है ना। तो 10 से 15% मॉइस्चर बचा रहा, तो उसका जो जनरल, अब पानी ही नहीं है तो जो उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही कम हो गई, है ना। तो सीड ड्राई हो गया, इसमें क्या हुआ, इसकी जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या हुई, बिल्कुल ही कम हो गई। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या, बिल्कुल ही कम हो गई। तो जब जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो गई तो क्या अब सीड जर्मिनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना सीड जर्मिनेट। तो क्या होगा, अब नो जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो जो ये वाला स्टेज है इनएक्टिविटी का, ठीक है, यहां से देखिए यहां तक का जो स्टेज है ना, स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी, जो ये वाला स्टेज है सीड का, इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंसी, समझे, इसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। इसको दूसरे कलर से थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, कि अच्छा से क्लियर हो जाए। इसको बोलते हैं हम लोग डॉर्मेंसी। क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब सीड क्या हमेशा ऐसा ही रह जाएगा, अब क्या कभी जर्मिनेट करेगा, करेगा जब इसका फेवरेबल कंडीशन इसको मिलेगा, मतलब कि जब इसमें मॉइस्चर वापस आ जाएगा, जब ये चाहेगा कि हाँ अब मुझे जर्मिनेट करना है, तब ये करेगा। क्या होगा, अब फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो क्या करेगा, तो क्या करेगा सीड, सीड का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, ठीक है। सीड का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, समझे, क्लियर हुआ यहाँ तक कि जब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरी ही कम हो जाए, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना बच जाए, तो क्या होता है उसका, उस सीड का क्या होता है, क्या होता है, वो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चला जाता है, जिसको हम लोग डॉर्मेंसी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, चले, ये ना डॉर्मेंसी को मैं थोड़ा आगे भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैंने थोड़ा सा बताया, आगे मैं और एक्सप्लेन करूँगी उसको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और होती हैं जो देख लेते हैं, या फिर यही देख लेते हैं, पहले डॉर्मेंसी ही देख लेते हैं, एक साथ सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सीड की ना वायबिलिटी होती है, कि जैसे हमने पॉलन की वायबिलिटी पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी, कि कुछ जैसे हमारे पास वीट, पैडी, ये सारे होते हैं, इनके पॉलन अगर एक बार शेड हो गए तो सिर्फ 30 मिनट तक के लिए ही वायबल रह पाएंगे, ये पढ़ा था हमने। इसी तरह से सीड का होता है कि अगर सीड एक बार अपने फ्रूट से निकल चुका है तो अब ये कितने टाइम तक जर्मिनेट हो सकता है ना, कि इसमें कितने टाइम तक ये एक तरह से मतलब वायबल है, ठीक है। तो अगर हम सीड की वायबिलिटी की बात करते हैं, सीड की वायबिलिटी की बात करते हैं, तो ये शॉर्ट होती है और लॉन्ग होती है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी होती है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है ना, ठीक है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको थोड़ा डॉर्मेंसी का एक डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ अच्छे से, नहीं तो आप कहेंगे कि डॉर्मेंसी का डेफिनेशन नहीं पता है, ठीक है। देखो, व्हेन आ वायबल, मतलब कि एक वायबल सीड, ऐसा सीड नहीं कि जो मर चुका है, अब मर चुका है वो नहीं जर्मिनेट करा तो उसे क्या, लेकिन वो क्या है, वायबल सीड है ना। शॉर्ट मतलब होता है कि जिसका शॉर्ट
टाइम का वायबिलिटी हो, कुछ सीड होते हैं जिसके बहुत लंबे टाइम की वायबिलिटी हो, तो हम बोलते हैं कि वो वायबल सीड तो है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर रहा। व्हेन अ वायबल सीड इज अनेबल टू जर्मिनेट इवन इन राइट कंडीशन फॉर जर्मिनेशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डॉर्मेंसी बोलेंगे। व्हेन अ viable seed is unable to germinate even when right condition is provided, इसको क्या बोलेंगे? डॉर्मेंसी बोलेंगे। ठीक है, डॉर्मेंसी का सबसे बड़ा रीजन यही होता है, डिहाइड्रेशन हो जाना। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की, कि सीड को हम लोग स्टोर कैसे, तो डॉर्मेंसी जो होती है ना वो बहुत ही मतलब बहुत ही सही चीज़ है सीड स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी इज क्रूशियल, ये लाइन दी गई है, ठीक है ना, क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। ठीक है, जैसे कि हमें इस साल हमारा जो फसल हुआ, अब इसको नेक्स्ट ईयर में उगाना है हमें, तो क्या उस टाइम तक सीड जो है वो डॉर्मेंसी में चला जाता है। समझे कि इतना टाइम तक वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। अब जब उसको वापस अगले साल या 2-3 साल बाद लगाएंगे तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी क्या है कि सीड वाइबल होना चाहिए कम से कम इतने लंबे पीरियड के लिए, है ना। अगर वाइबल नहीं है तो क्या फ़ायदा फिर। डिहाइड्रेशन समझ आ गया, मतलब डॉर्मेंसी समझ आ गई। अब इसी को रिलेट कर पाएंगे हम लोग इस वायबिलिटी से, अलग अलग तरह के। शॉर्ट टर्म वायबिलिटी का देखा हमने और लॉन्ग टर्म वायबिलिटी का देखा। शॉर्ट मतलब क्या आता है, जिसका बिल्कुल ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, ठीक है। और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज इन कुछ मंथ के लिए, ठीक है ना, अप टू फ्यू मंथ। और इसका क्या होता है, अप टू मेनी ईयर्स। मैं बताती हूँ कितने साल तक। ये जो लॉन्ग पीरियड वाइबिलिटी के है ना, इसके हम लोग 2 एग्जाम्पल करने हैं, हमारे बुक में दिया हुआ है हमें, ठीक है। 2 एग्जाम्पल करने हैं, कौन कौन से। एक दिया हुआ है ल्यूपाइन का, ल्यूपाइनस ल्यूपाइनस आर्टिकस, ल्यूपाइनस आर्टिकस। दूसरा दिया हुआ है हमारा डेट पाम का, फिनिक्स डक्टाइलिफेरा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल इसी लॉन्ग वाले का, 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला करते हैं, पहला है हमारा ल्यूपिन का, ठीक है। ल्यूपिन जो है वो ये ऐसे इस तरह के सीड है ना जो कहीं कहीं पे बहुत ही पुराने, कहीं कहीं पे अगर वहाँ पे खुदाई वगैरह चल रही थी या फिर मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, मतलब कुछ इस तरह का जो हो रहा था उसमें ये मिले हैं। और इनको क्या जब बहुत सालों के बाद भी लगाया गया तब ये जर्मिनेट हो गए सीड। क्यों? क्योंकि ये अपने डॉर्मेंसी में होंगे तब से, है ना, तभी तो जर्मिनेट नहीं हो पा रहे थे, है ना, तब से ये डॉर्मेंसी में थे। जब इनको राइट कंडीशन मिला तो उसके बाद ये क्या किए, जर्मिनेट हो गए, ठीक है। ल्यूपिन है तो इसका नाम क्या है, ल्यूपाइनस आर्टिकस, ठीक है। ये क्या कहाँ मिला था, एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है, फॉरेस्ट से, ठीक है। और इसका जर्मिनेशन कब हुआ, एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। और ये जर्मिनेट कब कर गया,
जर्मिनेटेड आफ्टर 10,000 ईयर। सोचो 10 साल की डोरमेंसी थी इसमें, मतलब ये सीड 10,000 साल के लिए, ये 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी, 10,000 साल तक ये सीड क्या था, डोरमेंसी में रहा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास डेट पाम का। डेट पाम, इसको कहते हैं फिनिक्स डक्टाइलीफेरा, डक्टाइलीफेरा। ठीक है, ये मिला था किंग हेरोड के पैलेस में से, किंग हेरोड्स पैलेस के पैलेस में से मिला था, जो कि डेड सी के पास लोकेटेड है। ठीक है, ये जर्मिनेट कब कर गया, जर्मिनेटेड आफ्टर 2000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। समझे, 2000 साल और 10,000 साल, सोचो इतने टाइम तक सीड वाइबल थे कुछ सीड। ठीक है, तो इनको याद रखना है। क्लियर। अब देखो कुछ सीड के हमारे पास दिए गए हैं, कुछ और पढ़ना है सीड के बारे में, ये तो मैंने आपको बीच वाला टॉपिक पहले पढ़ा दिया, लेकिन देखो अभी कुछ और भी है सीड के बारे में दिए हुए, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो हमने अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा था, उसके बाद जो मैच्योर होके कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या बना रही हैं वो हमने पढ़ा था। तो पढ़ा था कि ओवरी जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, ओव्यूल जो है वो सीड का फॉर्मेशन करता है। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेती हूँ। एक मिनट। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि ओवरी जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर रही है, और जो ओव्यूल है वो सीड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो फॉर्मेशन है ना, ओवरीज का फ्रूट बनाना और ओव्यूल का सीड बनाना, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, मतलब कि साथ में चल रहा है। ठीक है, साथ साथ हो रहा है। ठीक है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, याद रखना है इसको। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम फ्रूट की अगर बात करते हैं, तो फ्रूट वॉल हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा है। फ्रूट वॉल क्या, फ्रूट वॉल जो है, ओवरी के वॉल जो है वही आगे जाके फ्रूट वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम कहते हैं पेरिकार्प, है ना, पेरिकार्प कहते हैं। अब देखो फ्रूट हमारे पास दो तरह के, कौन कौन से फ्रूट है, किस तरह के, एक मिनट रुकना जरा, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। यहाँ पे कर देती हूँ, दिखता तो है ना। ठीक है, फ्रूट हमारे पास दो तरह के हैं। कौन कौन से फ्रूट हैं हमारे पास? जो फ्रूट है दो तरह के, देखो फ्रूट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरे पास दो तरह के, एक होते हैं ट्रू फ्रूट, एक मिनट बच्चों, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फ्रूट की बात कर रही हूँ मैं। फ्रूट्स जो है हमारे पास दो तरह के हैं। ठीक है, एक कौन से, ट्रू फ्रूट, और एक है हमारे पास फॉल्स फ्रूट। मैं बताऊंगी कौन कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू फ्रूट्स है। ठीक है, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। जो भी फ्रूट, मैंने क्या बताया था, ओवरी फ्रूट बना रहा है,
जो फ्रूट सिर्फ ओवरी से बन रहा है वो क्या, ट्रू फ्रूट। जो फ्रूट ओवरी के साथ साथ फ्लोरल पार्ट जो होता है, मतलब बाकी किसी और फ्लावर के पार्ट से बन रहा है, मतलब ओवरी के साथ साथ थैलेमस आ गया, तो वो क्या, फॉल्स फ्रूट। क्लियर। चलिए, कहा ट्रू फ्रूट किससे बनेगा, किससे बनेगा, फ्रूट फॉर्मेशन फ्रॉम ओवरी ओनली, ठीक है ना, ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन फ्रॉम ओवरी ओनली। अदर फ्लोरल पार्ट का इसमें क्या होता है, तो वो सब डीजेनरेट हो जाते हैं। अदर फ्लोरल पार्ट, अदर फ्लोरल पार्ट डीजेनरेट, मतलब खत्म हो जाते हैं, ठीक है, एंड फॉल्स ऑफ, खत्म होके गिर जाते हैं, ठीक है। ये बाकी जितने फ्रूट हैं वो ट्रू फ्रूट ही है, मैं फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल करवाऊंगी, वो याद रखना है, ठीक है। फॉल्स फ्रूट देखो, ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी, ठीक है ना, ओवरी प्लस थैलेमस, ठीक है। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल दिए हैं हमारे पास, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू, याद रखना है। देखो ड्रॉ करती हूँ तो याद रहेगा, क्या, एप्पल, एप्पल, ठीक है, उसके बाद पिंक पिंक स्ट्रॉबेरी, इस तरह की, इसमें छेद मतलब ब्लैक ब्लैक डॉट है, पूरा कलर कर देती हूँ पहले, ये पिंक स्ट्रॉबेरी है, ठीक है ना, रेड स्ट्रॉबेरी नहीं है, ठीक है। ठीक है, इस पे ऐसे ऐसे डॉट्स हैं हमारे पास, है ना, ठीक है, ये डॉट्स हैं हमारे पास, ये सीड होते हैं इसके, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सीड होते हैं स्ट्रॉबेरी के, ठीक है। एप्पल को भी कलर कर दूं जरा, ये एप्पल है, थोड़ा ज़्यादा ये हो गया है बट ठीक है ना, ये तो फिर थोड़ा और बड़ा कर ही देती हूँ, अब ठीक दिख रहा है, ठीक है। ये है एप्पल, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी है, उसके ऊपर क्या होगा, काजू, क्या होगा, कैश्यू, ये है कैश्यू, स्ट्रॉबेरी के ऊपर कैश्यू रखा है, याद रखना, ठीक है। इससे एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, ओके, क्लियर। चलिए फ्रूट समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, हमने पढ़ लिया ट्रू फ्रूट पढ़ा, फॉल्स फ्रूट पढ़ा, एक और तरह का फ्रूट होता है जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती, बिना फर्टिलाइजेशन के, सोचो ओवरी फ्रूट बना रहा है बिना फर्टिलाइजेशन,
क्या कौन से फ्रूट होते हैं वो? उनको बोलते हैं हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है। और ये जो होते हैं ना फ्रूट, इनमें सीड नहीं होती। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता सीड कहाँ से, है ना? यहाँ पे लिखती हूँ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। दूसरा कलर, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, देखो यह क्या होते हैं? फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और ये होते हैं सीडलेस, होते हैं सीडलेस फ्रूट। ठीक है, इसमें सीड नहीं होता। और हम लोग पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करा सकते हैं, खुद से पार्थिनोकार्पी करा सकते हैं। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय द ऑक्सीन के एप्लीकेशन से। ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जनरली ऑक्सीन। ठीक है, पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड through the application of growth hormones। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल? पार्थिनोकार्पी, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास बनाना, याद रखना। ठीक है, बनाना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना में सीड नहीं होता। ठीक है ना, जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ सीड। ठीक है, कि सीड के आखिर क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सीड। चलिए, इसमें मैं बस वर्ड लिखवाऊंगी। ठीक है ना, एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। ठीक है, क्या है? डिस्पर्सल। क्या ये खुद की, इनके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। ठीक है, अपने डिस्पर्सल के लिए अलग अलग जगह पे ये उग सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट के एरिया को बढ़ाते हैं, है ना? पहला क्या है? डिस्पर्सल ऑफ सीड, अगर देखें तो। ठीक है, डिस्पर्सल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा बात था कि सीड डेवलपमेंट जो है ना वो वाटर पे बहुत डिपेंडेंट है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज होते हैं इनके पास फॉर स्प्रेडिंग टू अ न्यू हैबिटेट। ठीक है, नए हैबिटेट में स्प्रेड होने के लिए। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास सफिशिएंट। सीड के पास क्या होता है? सफिशिएंट। अब सीड के फूड को तो हम भी खाते हैं। ठीक है, सफिशिएंट फूड रिजर्व फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, फिर क्या होता है? ये जो यंग एम्ब्रियो है जो ग्रो कर रहा है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सीड। फिर क्या करता है? सीड देखो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, तो उसमें वेरिएशन आती हैं, है ना? तो सफिशिएंट फूड रिजर्व फॉर ग्रोइंग
एम्ब्रियो, ठीक है। तीसरे की अगर बात करें तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। चौथा क्या हो सकता है हमारे पास, मैंने बताया आपको वेरिएशन, ठीक है। जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है ना। जेनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा। अब थोड़ा सा रीडिंग लगा लेते हैं बुक से, ठीक है ना, उसके बाद आगे का पार्ट बाद में करेंगे। चलिए बुक से रीडिंग लगा लेते हैं यहाँ तक। हालांकि बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा है, तो चाहे तो कर सकते हैं उसको भी कंप्लीट, नहीं तो एक और लेक्चर रीडिंग तो लगानी है ना, तो एक और लेक्चर में ही करते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा बुक से रीडिंग लगा लेते हैं। चलिए मैं पहले इसको सेव कर दूं ज़रा, नहीं तो ये डिलीट हो जाएगा। सेव, ठीक है। आइए थोड़ा सा रीडिंग लगा लिया जाए। हम्म, अरे ये लिखता भी है, मुझे पता नहीं था। हाँ, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग। कहाँ पढ़ रहे थे यार, ये सब तो कर लिया था ना, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, ये सब बहुत अच्छे से हमने देख लिया ऑलरेडी, है ना। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन भी देख लिया है, ये देखना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। देखिए फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म and embryo development, maturation of ovule into seed and ovary into fruit are collectively termed as पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ठीक है। सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देख लेते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। वाई द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली, क्योंकि उसमें फूड स्टोर होता है, एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द PEN, undergo primary endosperm nucleus, undergo successive nuclear division, ठीक है, to give rise to free nuclei. This stage of the endosperm development is called free nuclear endosperm, क्योंकि free nuclear division होता है, ठीक है। Subsequently cell wall formation आकर, इसके बाद cell wall formation होता है आकर, and the endosperm becomes cellular. The number of pure nuclei form
Before cellularization varies greatly. The coconut water from the tender coconut that you are familiar with is nothing but the free nuclear endosperm made up of thousand of nuclei, and the surrounding white kernel is cellular endosperm. Endosperm may either be completely consumed by the developing embryo, pea, groundnut, beans before seed maturation, or it may persist in the mature seed. Example, castor और coconut. ठीक है ना? क्या बोला था इसको? वहीं तो भी completely consume होता है. ठीक है, ये होता है. Before the seed persist और mature seed persist भी कर सकता है. और इसका एग्जाम्पल हमने लिखा था कैस्टर एंड कोकोनट, है ना? ठीक है. उसके बाद बी पीज बीन्स ये सब के भी हैं. ठीक है, तो ये सब भी ज़रा हम देख लेंगे एक बार. ये सब चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं डिटेल. एम्ब्रियो की अगर बात करते हैं तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, embryo sac, zygote is situated. The zygote only after certain amount of endosperm is formed. पहले endosperm का ही formation होता है, ये मैंने बताया था. This is an adaptation to provide assured nutrition for the developing embryo. Though seeds differ greatly, the early stage of embryo development, embryogeny, are similar in both monocotyledons and dicotyledons. यहाँ देखिए द zygote give rise to proembryo and subsequently to globular heart shape and mature embryo. ये सब कर लिया है हमने. ठीक है. Atypical dicotyledons consist of embryonal axis, cotyledon. The portion of the embryonal axis above the cotyledon is epicotyle, which terminates with the plumule or stem tip. ये कर लिया है. The cylindrical portion below the cotyledon is hypocotyle, that terminates at its lower end in the radicle or root tip. The root tip is covered with root cap. ठीक है. Embryo of monocotyledon possesses only one cotyledon. ठीक है, एक जरा सा देख लेते हैं यहाँ पे फिगर. यहाँ देखिए, ये जाइगोट है, ये प्रो एम्ब्रियो बनाया है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाया है, ये सस्पेंशन दिखाया था जो. ठीक है, यहाँ पे देखो सस्पेंसर है. ठीक है ना, हार्ट शेप एम्ब्रियो है, ये दिखाया ना, हार्ट शेप बनाया. ये मैच्योर एम्ब्रियो बना दिया, रेडिकल है, कॉटिलेडन है. ठीक है, ये देखो ये एक बनाया है. कैसे करूँ मैं इसको? ये देखो एक डाइकोट एम्ब्रियो है, यहाँ पे तुम्हें दो कॉटिलेडन देखने के लिए मिल रहे हैं. ये हाइपोकोटाइल है, कॉटिलेडन के नीचे, कॉटिलेडन के ऊपर प्लम्यूल है, कॉटिलेडन के ऊपर एपिकोटाइल होता है, फिर ये रेडिकल है और यहाँ पे रूट कैप है. ठीक है, ये देखो एक ये ग्रास का है, मैंने दिखाया था ये चीज़ भी तुम लोगों को. ये स्क्यूटेलम है, एक ही एम्ब्रियो होता है ग्लास में, उसको स्क्यूटेलम कहते हैं. ठीक है, ये कॉलिप्टाइल है. ठीक है, फिर ये शूट अपेक्स है. ओके, यहाँ से शूट बनेगा. ये एक छोटा सा जो एम्ब्रियो जो कॉटिलेडन दूसरा वाला होता है वो है एपीब्लास्ट. ये रेडिकल है, ये रूट कैप है और ये कॉलियोराइजा है. ओके, यहाँ तक क्लियर? यहाँ से सब कुछ हमने देख लिया है. ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. कल की क्लास में सीट की रीडिंग लगाएंगे और बाकी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे. चलो.